फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। तो फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, ये हमारा टॉपिक है। अब इसमें आप सबसे पहले नोट करें, फ्रिक्शन इज अ नेसेसिटी। फ्रिक्शन इज अ नेसेसिटी। ब्रैकेट में मेंशन करें एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फर्स्ट एडवांटेज लिखेंगे। फर्स्ट एडवांटेज है, इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द फीट। इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन एक्सक्यूज बिटवीन मी द सर। ग्राउंड। हाँ जी बताइए। सर आपने क्लास अभी स्टार्ट करी है ना? बस अभी स्टार्ट करिए, बस यही लिखा है, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, कि बिना इसके भी हमारा काम पॉसिबल नहीं है। और इसके मतलब ये हमको परेशान भी करता है। मतलब कई बार हमको लगता है कि फ्रिक्शन क्यों है, तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले मैंने एडवांटेजेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, नोट करेंगे। थ्योरेटिकल टॉपिक है ये, और जल्दी ही आप समझ जाएंगे, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द फीट। It is due to friction between the ground and the feet that we are able to walk. Second इसका advantage, the brakes of a vehicle cannot work without friction. Cannot work without friction. Third लिखेंगे, various parts of a machine are able to rotate. Various parts of a machine are able to rotate. Various parts of a machine are able to rotate because of friction between belt and pulley. Because of friction between belt and pulley. Because of friction between belt and pulley. Fourth है, the tires of a vehicle are made rough to increase friction. The tires of a vehicle are made rough to increase friction. The tires of a vehicle are made rough to increase friction. ठीक है, और अगला लिखेंगे, in the absence of friction it will not be possible. In the absence of friction it will not be possible. In the absence of friction it will not be possible to write on a paper with a pen or pencil. To write
on a paper with a pen or pencil. तो राइट ऑन अ पेपर विद अ पेन और पेंसिल। अब देखिए इसके हमने ये 5 एडवांटेजेस हैं इसके फ्रिक्शन के, कि इसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता, हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है फ्रिक्शन के बिना। पहला, इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द फीट दैट वी आर एबल टू वॉक। अगर ग्राउंड और फीट के बीच में फ्रिक्शन होगा ही नहीं, ग्राउंड और फीट के बीच में अगर फ्रिक्शन होगा ही नहीं, तो जैसे मान लीजिए कि ये ग्राउंड है और ये उसके ऊपर हमारा फीट है, तो हमारा पैर ऐसे उस पर स्लिप होता रहेगा और हम आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो बीच में फ्रिक्शन है तो हम इसको ग्राउंड को ऐसे पुश करते हैं तो ग्राउंड हमें आगे पुश करता है और हम वी आर एबल टू वॉक। सेकेंड एडवांटेज ये है, द ब्रेक्स ऑफ अ व्हीकल कैन नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन। जो एक टायर होता है, टायर के अंदर जो ब्रेक शू होता है जिसको हम ब्रेक पैड भी बोल देते हैं, तो वो जब हम ब्रेक का लीवर जब हम प्रेस करते हैं तो वो जो ब्रेक पैड होता है ना वो एक्सपैंड होकर टायर को टच करता है। अब सोचो कि अगर ब्रेक पैड ने टायर को टच करा और उसमें फ्रिक्शन है ही नहीं, तो वो तो ऐसे टायर फिसलता रहेगा फिसलता रहेगा, आप उसको टच करें वो रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर इतना ये खतरनाक है कि अगर हम ब्रेक भी यूज करें और वहां फ्रिक्शन ना हो, तो ब्रेक आप लगा भी देंगे तब भी उसके बावजूद भी टायर जो है वो फिसलता रहेगा, यानी कि घूमता रहेगा। टायर घूमते घूमते आगे चला जाएगा और एक्सीडेंट कैन हैपन। ये सेकंड इसका एडवांटेज हो गया। थर्ड क्या है, वेरियस पार्ट्स ऑफ अ मशीन आर एबल टू रोटेट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली। तो बेल्ट होती है और पुली होती है। बेल्ट एंड पुली क्या हो गया, आप सोचिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास बेल्ट और पुली की अगर बात कर रहे हैं, तो एक पुली है, ये पुली है और ये एक छोटे पुली से कनेक्टेड है। और अगर सोचिएगा कि फ्रिक्शन ही नहीं है, तो ये जो बेल्ट है ये इस पे घूमती रहेगी और ये जो पुली है यानी कि जो व्हील है, ये व्हील रोटेट ही नहीं होगा। जब व्हील रोटेट ही नहीं होगा तो मशीनरी काम नहीं करेगी। अगला देखेंगे, फिफ्थ है, द टायर्स ऑफ अ व्हीकल आर मेड रफ टू इंक्रीज फ्रिक्शन। टायर जो है उनको अगर बहुत ज्यादा स्मूथ बना दिया जाए तो टायर चलते चलते क्या होगा कि बीच बीच में घूम घूम जाया करेंगे, स्लिप हो जाया करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको बना दिया इतना स्मूथ, आपने उनको इतना स्मूथ बना दिया। कभी किसी बहुत स्मूथ फर्श पर, कभी किसी बहुत स्मूथ फर्श पर अगर कोई घिसा हुआ टायर है, तो उस पर आप साइकिल चलाकर देखें, साइकिल स्लिप हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पर हम मतलब अगर फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए ही टायर की जो सरफेस है उस पर जिगजैग जिगजैग अलग अलग तरीके के डिजाइन बनाए जाते हैं, ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो सके। और फ्रिक्शन जब इंक्रीज होगा तो टायर स्मूथली चल पाएंगे। फिर है, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन इट इज इम्पॉसिबल टू राइट ऑन अ पेपर विद अ पेन और पेंसिल। तो हम लिखेंगे तो हमारा हाथ ऐसे फिसलता ही चला जाएगा, हम लिख ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो फ्रिक्शन की ये सारी एडवांटेजेस हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि फ्रिक्शन जो है वो एविल की तरह कैसे काम करता है। तो फ्रिक्शन इज एन एविल। नेक्स्ट आप टॉपिक लिखेंगे, फ्रिक्शन इज एन एविल। फ्रिक्शन इज एन एविल। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस देखिए इसके क्या क्या हैं। पहला, वियर एंड टीयर ऑफ द मशीनरी इज ड्यू टू फ्रिक्शन। Wear and tear of the machinery is due to friction। Wear and tear of the machinery का मतलब ये है कि जब कोई भी
मैकेनिकल पार्ट है, कोई भी मैकेनिकल पार्ट है वो दूसरे मैकेनिकल पार्ट के ऊपर अगर घूमता है, या हम फॉर एग्जांपल अगर हम मशीनरी की बात करें तो जो टायर है, व्हीकल के जो टायर हैं वो भी तो मशीनरी का ही एक हिस्सा है। तो वो जो टायर हैं वो लगातार जब चलते रहते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी घिसना शुरू हो जाते हैं। तो वियर एंड टीयर का मतलब ये है कि मशीनरी धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से मशीनरी जो है वो घिस घिस कर खराब होने लगती है। तो वियर एंड टीयर ऑफ द मशीनरी इज ड्यू टू फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन की वजह से होता है वियर एंड टीयर। ठीक है। तो मशीनरी का जो खराब होना है इट इज ऑल्सो ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये जो है ये हमारा इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। फिर सेकंड डिसएडवांटेज आप नोट करेंगे। सेकंड डिसएडवांटेज ये है a large amount of power is wasted in overcoming a large amount of power is wasted in overcoming a large amount of power is wasted in overcoming friction and the efficiency of machines decreases efficiency of machines decreases considerably। a large amount of power, बहुत मतलब ठीक ठाक अमाउंट जो है पावर का वो इसमें वेस्ट होता रहता है। ठीक है। हम ये कहेंगे कि एक जो ट्रक है उस ट्रक के अंदर वजन इतना ज्यादा है, तो जब उसके अंदर वजन इतना ज्यादा है तो उसकी वजन की वजह से उस पर फ्रिक्शन भी ज्यादा लग रहा है। तो इसी वजह से जब ट्रक चलता है तो ट्रक को चलाने के लिए जो फ्यूल है, फ्यूल भी ज्यादा चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि जब उसका वजन ज्यादा है तो उस पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा पावर जो है उस पावर का वेस्टेज होता है। तो ये आपका सेकंड इसका डिसएडवांटेज हो गया। बेटा समझ में आ रहे हैं सारे डिसएडवांटेजेस भी? बताइए। यस सर। ठीक है, सभी को क्लियर है इतना? चलें आगे। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए। उसके बाद एक्सेसिव फ्रिक्शन बिटवीन रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन, थर्ड पॉइंट है। excessive friction between rotating parts of a machine excessive friction between rotating parts of a machine produces enough heat and causes damage to the machinery and causes damage to the machinery। तो फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि जब पार्ट्स जो हैं वो पार्ट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं किसी भी मशीनरी के, जब बहुत ज्यादा ही इस्तेमाल होते हैं वो पार्ट्स, तो उसमें क्या होता है कि फ्रिक्शन की वजह से उसमें बहुत ज्यादा धीरे धीरे हीट प्रोड्यूस होने लगती है। फॉर एग्जांपल आप ये सोचिएगा कि आप लगातार दौड़ रहे हैं, आप दौड़ लगाते जा रहे हैं, आपका जो शू का सोल है वो रबर का बना हुआ है, आप दौड़ते जाइए। तो आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा जो आपके पैर हैं, आपके पैरों में थोड़ी थोड़ी जलन होने लगती है। वो क्यों? क्योंकि जो वो रबर का सोल है, वो रबर का सोल बार बार टकरा रहा है किसके साथ? ग्राउंड के साथ। तो फ्रिक्शन की वजह से ही आप आगे दौड़ पा रहे हैं। तो वो जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन की वजह से जो आपका सोल है, शू का जो सोल है, वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। और गर्म होने की वजह से जो है, ये तो हमने शू का एग्जाम्पल लिया। हम ये कहेंगे कि इसी तरीके से जब मशीनरी चलती है
तो मशीनरी जो है, जब वो बार बार मशीनरी पार्ट्स जब एक दूसरे से टकराते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और फ्रिक्शन की वजह से वो जो पार्ट्स हैं बहुत हीट अप होकर डैमेज भी हो सकते हैं। तो ये 3 डिसएडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन की, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन इतना कर लिया सफिशिएंट है, और 5 इसकी एडवांटेजेस हो गई। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि मतलब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी सामान रखा हुआ है और हम उस पर फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स क्या है? फोर्स या तो पुश है या फिर पुल है। मतलब या तो मैं उसको सामान को अपनी तरफ खींचूंगा, पुल करूंगा, और या फिर मैं उसको पुश करूंगा। तो अब आपको पुल करना ज्यादा आसान लगता है या पुश करना ज्यादा आसान लगता है, बताएंगे? कोई भी बच्चा पुश। बताइए। पुश करना ज्यादा आसान लगता है। देखिए, पुशिंग जो है वो कंपेरेटिवली आसान क्यों लगती है? पुशिंग कंपेरेटिवली आसान इस वजह से लगती है कि अगर मान लीजिए मेरे पीछे कोई सपोर्ट है, तब तो मैं पुश करूंगा, तब तो मुझे वो आसान लगेगा। अगर पीछे कोई सपोर्ट नहीं है तो मुझे प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए कोई हैवी बॉक्स है, कोई बहुत हैवी बॉक्स है, और मुझे उस हैवी बॉक्स को पुश करना है, तो मैं लगा हुआ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मैं उसको खींच नहीं पा रहा हूँ, मैं उसको पुश नहीं कर पा रहा हूँ। उसका रीजन क्या है? कि पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, मेरा पैर बार बार पीछे की तरफ फिसला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि मैंने उसमें एक रोप बांध ली। रोप बांधने के बाद मैं उस रोप को खींच सकता हूं बड़े आराम से। मैं टिल्ट हो सकता हूं, मैं थोड़ा सा और झुक सकता हूं, मैं अपने पैरों को अड़ा सकता हूं आगे कहीं, और मैं उसको खींच सकता हूं। तो खैर ये तो सारी चीजें ऐसी हो गई कि मैं आपको वर्बली ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमेशा लगता ऐसा है कि पुशिंग आसान है, लेकिन पुलिंग आसान होती है। किसी भी चीज को पुल करना ज्यादा आसान होता है पुश करने के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसका हम एक एग्जांपल लेंगे। और एक ना बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का, व्हाई पुशिंग अ लॉन रोलर? लॉन रोलर क्या होता है? कि जैसे मान लीजिए लॉन है, कोई मतलब ग्राउंड है, उस ग्राउंड पर आपने पूरे ग्राउंड पर खुदाई कर रखी है। खुदाई करी तो उसके ऊपर जो मिट्टी है वो मिट्टी बड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब आप उस मिट्टी को ना स्मूथ करना चाहते हो, तो स्मूथ करने के लिए आप उसके ऊपर रोलर घुमाएंगे। ठीक है, तो रोलर इज लाइक दिस। जैसे रोलर इज लाइक दिस, ऐसे, और इस पर यहाँ हैंडल लगे रहते हैं, और आप इसको या तो पुश करते हुए ले जाओगे ताकि वो ग्राउंड धीरे धीरे रोलर की हेल्प से स्मूथ होता चला जाए, या फिर आप उसको अपनी तरफ पुल करेंगे। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि पुलिंग अ लॉन रोलर इज कंपैरेटिवली इजियर देन पुशिंग इट। पुश करने से ज्यादा आसान पुलिंग होता है। इस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं। नोट करेंगे, मैं यहां पर कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। टॉपिक है हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है, पुलिंग अ लॉन रोलर इज इजियर देन टू पुश इट। Pulling a lawn roller easier easier than to push it. Is easier than to push it. तो मैं क्या करूंगा, ये जो लॉन रोलर है, इस लॉन रोलर का मैं साइड व्यू देखूंगा। साइड व्यू वैसे देख रहा हूं तो सिलेंड्रिकल है, लेकिन मैं इसका साइड व्यू देखूंगा, और उसी से हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि हम इस पर कितनी फोर्स लगा रहे हैं पुशिंग के दौरान, और कितनी फोर्स लगा रहे हैं हम पुलिंग के दौरान। ठीक है, तो देखते हैं। मैंने बोला कि ये ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस है, और ग्राउंड सरफेस पर मैंने इस रोलर का इधर वाला जो सर्कुलर पार्ट है ये बना लिया इस तरह से।
इस तरह से सर्कुलर पार्ट मैंने बना लिया और अब ये इसका सेंटर है, सेंटर पर इसका जो हैंडल है वो इस तरह से फिक्स्ड है और आप ये समझिए कि मैं इसको इस केस में यहां पर हम पुल कर रहे हैं। तो पुलिंग के लिए फोर्स आप खींचेंगे इसको, तो पुलिंग के लिए ऐसे फोर्स लगाई जा रही है एफ, और ये डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। और हमारा जो फोर्स है जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स ऐसे हमने यहाँ दिखा दिया, ऐसे ये एफ, ठीक है, ये एफ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, थीटा। तो इसका मतलब इसका ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कितना हो गया, एफ कॉस थीटा। तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा। और ये जो रोलर है, इस रोलर का मैंने मास मान लिया mg, तो mg लगेगा नीचे ग्राउंड की तरफ, दिस इज mg। और mg लग रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन भी लगेगा, तो रिएक्शन भी जस्ट ऐसे ही वर्टिकली ऊपर की तरफ लग जाएगा, ठीक है। तो एफ साइन थीटा और आर दोनों अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है। और इसी तरीके से जब रोलर को मैं ऐसे पुश करता जा रहा हूं तो रोलर ऐसे 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 मूव कर रहा है, तो जब मैं इसको खींच रहा हूं तो रोलर ऐसे मूव कर रहा है, जब रोलर ऐसे मूव कर रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शन की फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन बिकॉज द लॉन रोलर इज मूविंग। तो इसलिए ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। आप क्या करें, इस फिगर पर लिखें यहाँ पर नीचे, पुलिंग अ रोलर, पुलिंग अ रोलर, ठीक है। और फिर इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स लिखवाऊंगा। इसमें आप लिखें, सपोज अ फोर्स कैपिटल एफ इज अप्लाइड टू पुल अ लॉन रोलर, और जो इसका ये वेट है mg जो है ये इसका वेट है, तो इसको w बोल दीजिए। तो आप यहाँ मेंशन करें, सपोज अ फोर्स इज अप्लाइड टू पुल अ लॉन रोलर, suppose a force is applied to pull a lawn roller of weight w, of weight w, फोर्स के आगे यहाँ पर लिख देना फोर्स कैपिटल एफ, फोर्स कैपिटल एफ इज अप्लाइड टू पुल अ lawn roller of weight w, f has two components, f के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक cos थीटा और एक sin थीटा, f cos थीटा एंड f sin थीटा as shown। और आप ये देखिएगा कि अब मैं बोलूंगा कि यहां पर जो रोलर है, रोलर हॉरिजॉन्टली तो मूव कर रहा है, रोलर हॉरिजॉन्टली तो मूव कर रहा है, इसका मतलब वर्टिकली तो इट इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब वर्टिकल इस पर फोर्स कौन कौन सी लग रही है, एक तो वेट लग रहा है नीचे की तरफ, और एक उसका रिएक्शन आर लग रहा है ऊपर की तरफ, और एक ही एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब जो अपवर्ड फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल है। इक्विलिब्रियम केस में यही तो होता है, जब मतलब वर्टिकल मोशन तो है नहीं, तो इक्विलिब्रियम केस में जो आपकी ऊपर और नीचे वाली फोर्सेस हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। ये सभी को क्लियर है इतना जो मैं बता रहा हूँ, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट करें कि सिंस वर्टिकली द रोलर is in, vertically the roller is in
equilibrium is in equilibrium, therefore r plus f sin theta r plus f sin theta is equal to w। तो यहां से मैं r की वैल्यू निकाल लूंगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा w माइनस f sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हम ये कहेंगे कि फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकाली जाएगी, मतलब एफ के इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू के इंटू आर। एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के मल्टीप्लाइड बाई आर, ये हो गया W माइनस एफ साइन थीटा। यहां लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। मतलब मैंने जब हम लॉन को मतलब सॉरी रोलर को जब हम खींचते हुए ले जा रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो उस टाइम काइनेटिक फ्रिक्शन की फोर्स कितना एक्ट कर रही है उस रोलर पर, मैंने वो कैलकुलेट कर लिया। इट इज म्यू के इंटू डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं, बताएंगे, बताइए। यस यहाँ सर। तक क्लियर है ना। तो जब हम लॉन रोलर को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो तब उस पर फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इतना लगेगा। उसके बाद ये तो पुलिंग रोलर वाला था, अब मैं पुश करूंगा इसी रोलर को, तो मैं इसका डायग्राम दोबारा से बनाता हूँ। अब हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो इट इज अ पुशिंग फोर्स। तो हम पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं अब इस पर। तो मैंने ये कहा कि पुशिंग फोर्स है, इस तरह जा रही है इस पर, ये एफ हो गया। और सोचिए कि ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ में ऐसे थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, एफ, एफ साइन थीटा, और ये वाला क्या हो गया, एफ कॉस थीटा। ठीक है, और इसका जो वेट है वो भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, W इज इक्वल टू mg, वो भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा। तो जो रिएक्शन है, रिएक्शन को मैं इस केस में बोल दूंगा बेटा R डैश। ठीक है, क्योंकि दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी डिफरेंट। वो यहां से जो रिएक्शन आया था वो इसके उससे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये अलग आएगा, तो मैंने इसको यहाँ पर R डैश बोल दिया। उसके बाद जब मैं इसको पुश कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूं, तो फिर ये उस तरफ मूव कर रहा है। जब ये उस तरफ मूव कर रहा है, तो इसमें फ्रिक्शन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। तो फ्रिक्शन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, एफ के डैश बोल दिया मैंने। फ्रिक्शन की फोर्स भी यहाँ पर डिफरेंट लगने वाली है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल रिमेन द सेम, क्यों, बिकॉज सरफेस इज सेम, सरफेस सेम है। सेम ग्राउंड पर एक बार मैं लॉन रोलर को पुश कर रहा हूँ और एक बार मैं लॉन रोलर को पुल कर रहा हूँ, तो जब ग्राउंड हमारा सेम है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो सेम रहेगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स डिफरेंट कैसे होगी वही मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एक बार दिमाग में आता है कि नहीं फ्रिक्शन फोर्स भी सेम होनी चाहिए, लेकिन वो सेम नहीं होगी, डिफरेंट कैसे होगी वो अभी देखते हैं। देखिएगा, इसमें मैं क्या करूंगा कि फिर वही चीज, सिंस वर्टिकली
the roller is in vertically, the roller is in equilibrium, therefore जो हमारा डाउनवर्ड फोर्स है और अपवर्ड फोर्स है दोनों इक्वल हो जाने चाहिए, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स है आर डैश और डाउनवर्ड फोर्स कितना है डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। फिर यहां लिखेंगे फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जैसे यहां पर निकाला था काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स एफ के, तो ऐसे यहां निकालेंगे एफ के डैश इज इक्वल टू म्यू के। म्यू के इज गोइंग टू बी द सेम बिकॉज हमारा ग्राउंड सेम है, इनटू आर डैश। तो एफ के डैश इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर डैश क्या है डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। और ये आर डैश कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से ये आ गया। अब आप मुझे ऐसे ही बता दीजिए कि ये एफ के और एफ के डैश में बड़ी वैल्यू कौन सी है, बताएंगे? इन दोनों को कंपेयर करके बता दीजिए कि एफ के बड़ा है या एफ के डैश बड़ा है, बताइए। भाई आवाज नहीं आ रही है मेरे को किसी की भी। एफ के डैश। एफ के डैश बड़ा है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर था म्यू के इंटू डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा, तो वेट इज गोइंग टू बी द सेम, वेट तो सेम है। तो इधर तो आप डब्ल्यू में से एफ साइन थीटा को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ आप डब्ल्यू में एफ साइन थीटा को ऐड कर रहे हैं, तो समथिंग इज गेटिंग एडेड। तो ये जो है एफ के डैश इज ग्रेटर देन, हम ये कहेंगे सिंस एफ के डैश इज ग्रेटर देन एफ के, मतलब ये वाली जो फोर्स है पुशिंग के दौरान जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो ज्यादा लग रही है। तो इसका मतलब जहां फ्रिक्शन की फोर्स ज्यादा होगी हमको वहां लॉन रोलर को मूव करने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन की फोर्स ज्यादा है। फ्रिक्शन एक फोर्स क्या होती है, ये स्टॉपिंग फोर्स होती है, अपोजिंग फोर्स होती है। सिमिलरली यहाँ पर जो फ्रिक्शन की फोर्स कम है, जो पुल करते टाइम फ्रिक्शन की फोर्स कम है, तो फ्रिक्शन की फोर्स कम है तो पुलिंग इज कंपैरेटिवली इजियर देन पुशिंग। बताइए सभी को क्लियर है, समझ में आ गया? सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर अगर सर ये तो रोलिंग पे हुआ ना, अगर हम स्लाइड करेंगे तो सर सेम रहेगा? सब सेम रहेगा। सो पुलिंग अ रोलर, बल्कि आप लिखें पुलिंग एन ऑब्जेक्ट, पुलिंग एन ऑब्जेक्ट इज इजियर than to push it, than to push it। बताइए समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद में मैं सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड एंड ऑन अ बैंक्ड रोड और बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट, ये 3 टॉपिक है हमारे। ये फिर मैं कल करता हूँ, ठीक है। कल शाम को आपकी सेम टाइम 5:30 बजे क्लास होगी, तो कल करवाता हूँ उसको मैं, ठीक है। ये वाला सभी को समझ में तो आ गया? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, ओके Thank you, sir. ओके, गुड थैंक यू नाइट, सर। ओके। Thank you, sir.